अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कहते हैं कि वक्त और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। इस वक्त के सियासी हालात से लगता यह है कि पाकिस्तान में शायद तारीख बदलने का मौका आ गया है, लेकिन इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अदालतों की तरफ से जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, लगता यह है कि हालात बदलने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई इस वक्त की अदलिया उस स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर आती हुई नजर आएगी कि चाहे मुतादिद केसेज हों, खास तौर पर एक ऐसा केस जो कि 6 जजेस के खत के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जेर समात है, क्या वो अदालतों की तारीख बदलने जा रहा है? यकीनन ये एक ऐसा अहम तरीन केस है जो कि ये डायरेक्शन मुतय्यन करेगा कि क्या सियासी जमातें हों, चाहे हुकूमतें हों या फिर इदारे हों, इनकी इंटरफेरेंस क्या अदालतों के ऊपर कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमातों में शामिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को तस्लीम तो नहीं किया था, लेकिन अपोजिशन जमात की हैसियत से पार्लियामेंट की नशिस्तों पर मौजूद है, उनकी तरफ से खबरें ये आ रही हैं और पैगामात भी ऐसे आ रहे हैं कि बिला आखिर वो भी अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हैं, लेकिन अपनी अपनी तरजीहात के साथ। एक तरफ ये बयानात आ रहे हैं कि हम सिर्फ फौज इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, चाहे वो DGISI हो, चाहे आर्मी चीफ हो, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात किए जाएंगे वो किसी भी तौर छुपाए नहीं जाएंगे। तो क्या फिर हुकूमत वक्त को सरफे नज़र करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने की ख्वाह है? और अगर ऐसा है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत का अंदाज़ा भी है और तमाम तर शिकायतों के बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन ये पैगाम क्या देगा सियासी जमातों को, ये यकीनन गौर तलब होगा। प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा आखिर में प्रोग्राम में जिक्र रहे कि IMF से मुज़ाकरात तो यकीनन कामयाबी की तरफ जा रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मईशत के हवाले से कितना बड़ा बोझ पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर डालने के लिए ये हुकूमत कमर कस चुकी है। यकीनन इस वक्त गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब की अगर आज की यौम मजदूर के हवाले से तकरीर देखें तो उनको पता है कि वो करने क्या जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल तरीन फैसले करने के अलावा पाकिस्तान की मईशत में उनके पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। महदूद तरीन ऑप्शन के साथ इस हुकूमत को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी ही जमात में जो ग्रुप बंदी मौजूद है उसी का शाखसाना है कि हम देख रहे हैं कि कभी इसाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की खबर आती है, और कभी ये देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म के बयानात पिछले कुछ हफ्ते से दे रहे थे उसके बाद उनको मुशीर बना दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नज़ीर लगारी साहब और आमिर इलियास राना साहब, और इसके अलावा स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, सबसे पहले मैं आगाज, मेरे साथ इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वकील रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आगाज आपसे करना चाहूंगी। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त खास तौर पर एक अहम तरीन केस है जो कि अदालतों में ज़ेर समात है। सर, उम्मीद ये की जा रही है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब शायद अदालतों की तारीख बदलने जा रहे हैं। क्या इतने अहम तरीन फैसले की और एक नई डायरेक्शन मुतय्यन करने की उम्मीद की जा सकती है इनसे? देखें, हमारा मजमूई सियासी स्ट्रक्चर जो है इस रियासत का वो बहुत कमज़ोर है, और जो सर्विसेज हैं वो बहुत ताकतवर हैं, चाहे वो सिविलियन हों या वो सिक्योरिटी सर्विसेज हों, वो बहुत ताकतवर हैं। और जो हमारा सिविलियन सेटअप है जिसमें मुक्कनना और अदलिया है, ये कमज़ोर पोजीशन पर हैं, और अपना एग्जीक्यूटिव के मातहत जो इदारे हैं वो बहुत ताकतवर हैं। अब इस सूरत हाल में क्या है, माजी की जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। माजी में अदालतों ने हमेशा साथ दिया इस्टेब्लिशमेंट का, और जब भी हमारे पार्लियामेंट पर या जब भी हमारे एग्जीक्यूटिव पर चढ़ाई हुई है तो इन्होंने तालियां भी बजाई हैं, और कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के नाम से या किसी भी तरीके से उन्होंने इसको वैलिडेट किया और उनको सनद दी कि जनाब आपने ठीक किया है, आपने जो काम किया बस मुल्क को बचा लिया आपने। और जब आपने मुल्क पर कब्जा कर लिया, जब इक़्तिदार पर कब्जा हो गया, जब आपने इनक्रोच कर लिया, जब आपने गैर आईनी इक़दाम किया, तो वो नजरिया ज़रूरत के तहत था। तो यही अदालतों की तरफ से हुआ था, और वो अदालतें उस वक्त इस पोजीशन में थीं कि रोक सकती थीं और वो जवाब दे सकती थीं। अब हम बहुत कमज़ोर पोजीशन पर चले गए हैं, वो पोजीशन नहीं है। हम तवक्को रखते हैं इस पूरी जो बेंच है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत वाइज, बहुत ही दानिशमंद, बहुत ही जुर्रतमंद लोग हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल सिस्टम बहुत कमज़ोर है सिविलियन। यानी मैं एहतराम करता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का, जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और उनके अलावा जैसे अतर मिनल्ला, बाकी तमाम जज साहबान जो हैं वाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा
उनकी उनकी इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिस्टम कमजोर है, चीजें कमजोर हैं और ये कंप्रोमाइज होते रहे हैं। कहीं ना कहीं मलिक कयूम मौजूद होता है जो डिक्टेशन लेता है, कहीं ना कहीं जस्टिस नाज़िम सिद्दीकी भी मौजूद होते हैं, कहीं इरशाद असर खां भी मौजूद होते हैं, कहीं जो है वो अनवर हक भी मौजूद होते हैं। कॉम्प्रोमाइज का आपने इशारा दिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब ये आखिर किसने करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एजाज, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी इन केसेस को देखा है, इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि जो कल के रिमार्क्स थे कि अगर हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम चाहे कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो या फिर इदारे हों, उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अब ये रिमार्क्स की सूरत में तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या इसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में है वो? बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक आपको याद हो बड़ी तारीखी जजमेंट दी थी, गो के इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रोल है वो भी बड़ा मुतनाज़ा रहा, लेकिन उनके बाद जो इक़दाम थे वो बड़े तारीखी हवालों से बड़े अहम थे। उन्होंने जो जजमेंट दी थी PCO जजेस के हवाले से, वो आपको पता है उसने अदलिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आई, जिसके असरात आज तक जो है वो मौजूद हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन वो रजिस्ट कर रही है, और अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन वो ये समझ रही है कि उनके काम में मुदाखलत होती है। कोई एक बंदा कहे तो बात तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 6 जजेस ने मिलकर ये बात कही है, तो ज़ाहिर है 6 जजेस के ऊपर अगर आप स्क्रूटनी करने लग पड़े तो हर बंदा जो है ज़ाहिर इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि उनकी पर्सन क्या है, अहम बात यह है कि वो किस इशू की निशानदही कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है हमारी आला अदलिया के ऊपर कि वो इसके लिए जो जिसे कहते हैं ना SOPs वो तय कर दें, रूल्स जो है रूल्स ऑफ द गेम तय कर दें, ताकि कोई भी बाहर से इनके काम में मुदाखलत ना कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम नहीं, लेकिन SOPs तो मेरा ख्याल है पहले से मौजूद है, रोज़े अव्वल से मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं हो सका। मैं माजरत आपकी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी। नहीं पंजोता साहब, सर आप खुद भी लॉयर हैं, ये बताइएगा कि जिस तरह भी एजाज फरमा रहे थे SOPs मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं कि अदलिया के इख्तियारात को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है काजी का जो मनसब है वो सब जानते हैं, माजी से मौजूद है, हाल में सबको पता है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी अगर इंटरवेंशन होती है तो आपके ख्याल में क्या SOPs के ऊपर अमल दरामद ना करवाना आखिर किसका फ्लॉ है ये? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर आपने टाइम दिया ड्राइव करते हुए, आपका शुक्रिया। नहीं, आपने मुझे जो है मौका दिया, बुलाया जी। देखिए बात ये है कि कल भी ये बात हुई कि जब कोई एक जज जो है वो खड़ा होता है तो फिर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता और उसके ऊपर ट्रोलिंग की जाती है, उसके खिलाफ ऐसी बातें की जाती हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पासपोर्ट हैं, इसने जनाब PTI के केसेस देखे हैं, इसने उस फैसले के अंदर ये किया है। हालांकि उसका जब तक वो बात नहीं करता तब तक वो बिल्कुल ठीक होता है, और जो ही वो बात करता है, हक की बात करता है कि ये मुदाखलत क्यों हो रही है, या कोई भी बात किसी हवाले से भी करता है, तो फिर उसके ऊपर ये सारा सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले जो है इस बात के ऊपर जो है उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उन 6 जजेस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह दिलेरी के साथ वो सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह मुदाखलत की जाती है, और इसको बंद करने के लिए हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का हक बनता था कि जो है वो फुल कोर्ट बनाई जाती, बजाय ये कि वो फुल कोर्ट की तरफ जाते। उन्होंने ये किया कि जनाब उन्होंने उस शख्स के पास ये मामला भेज दिया जो इससे बेनिफिशरी था, शहबाज शरीफ की बात कर। तो जब इस तरह की सूरत हाल आएगी और कोर्ट के अंदर बैठकर ये काजी साहब कहेंगे कि मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, या इस कोर्ट के अंदर किसी बंदे के पास छड़ी नहीं है कि वो जो है अदलिया को ठीक कर सके, तो फिर उस मुल्क के अंदर कैसे आप कहेंगे कि अदलिया आजाद हो सकती? ठीक है जी, तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, हम तो बड़ा इससे जो है वो हैरान है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हम सबको साथ देना चाहिए, तमाम वकला बरादरी को, तमाम मुल्क को, तमाम हर इदारे को साथ देना चाहिए कि ये सिलसिला अगर हमने बंद करना है, और अगर हमने यही रखना है कि कोई फोन करेगा जैसे फैसला ले लेगा, कोई पीछे से फैसला लिख कर भेजेगा तो उसके ऊपर फैसला ले लेगा, या फिर ये बैठ कर कहेगा कि जी हमें याद है जी कि फैजाबाद धरना तो हमने उस वक्त टेकअप किया था, लेकिन उस फैजाबाद धरने के अंदर उस वक्त कौन मुल्क चला रहा था ये भी हमें पता है। तो ठीक है, आपको वो पता है, वो पहली दफा तो नहीं हुआ था ना, बिल्कुल सही पॉइंट। नहीं, आपका पॉइंट आ गया लगारी साहब। सर ये जो इदारे कर रहे होते हैं, सियासी जमातें भी तो ख्वाहिश ही रखती हैं इख्तिदार में आने के बाद, तो फिर सिर्फ कसूरवार इदारों को ठहराना सर किसी हद तक दुरुस्त है क्या? देखें, ये जितने भी हमारे सियासी एलिमेंट्स हैं, जो सियासी जमातें हैं,
वो ऑलमोस्ट गमलों में उगाए गए हैं। ये इनकी बाकायदा पनीरी काश्त की गई है, इनको बाकायदा पाला पोसा परवान चढ़ाया गया है, इनको इस काबिल बनाया गया है कि ये सियासी कहला सकें। इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसको कहें कि जनाब ये सियासी लोग हैं, वो चले गए दुनिया में। जो 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 कायद आज़म की टीम थी वो नहीं रही है, और कायद आज़म की टीम के बाद में आने वाले भी चले गए। अब जो हैं वो सारे के सारे परवान चढ़े हैं गमलों में, वो तैयार हुए हैं गमलों में, और उसमें उनकी बाकायदा पनीरी काश्त की गई और उनको बाकायदा परवान चढ़ाकर यहाँ लाया गया। हमें पता है कौन किसकी पैदावार है, किसने किसको परवान चढ़ाया, वो आ गए। अब आने के बाद सियासतदान ये बन गए। वो जो लोग परवान चढ़ा रहे थे वो अब भी मुक्तदर हैं, अब भी वो ताकतवर हैं, अब भी वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है, वो जो कहें वो हो सकता है। और अदलिया हमेशा बी टीम के तौर पर काम करते रहे। माजी का पूरा हमारा गवाह है इस बात का। क्या किया था, असम्बली तोड़ी है जब गुलाम मोहम्मद ने, और मौलवी तमीजुद्दीन जब गए थे, और सिंध की जो कोर्ट थी, सिंध की कोर्ट ने, सिंध की चीफ कोर्ट ने कहा था कि गलत है ये। वहाँ से आए जस्टिस मुनीर जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया गया पाकिस्तान का, और कहा गया कि जनाब आप फैसला कीजिए। उसने कहा नजरिया जरूरत थी, नजरिया जरूरत हम लागू करते हैं, इस बात की जरूरत थी कि यह हो जाता, लिहाजा आइन तोड़ना ठीक है, ठीक, तो एब्रोगेट कर दिया गया। उसके बाद की पूरी एक हमारे बेगम नुसरत भुट्टो को इसमें क्या हुआ, KM आरिफ ने अपनी किताब में, जनरल KM आरिफ ने अपनी किताब में द खाकीज में, खाकी शैडोज में लिखा है कि शरीफुद्दीन पीरजादा ने पूछा अनवर हक से कि आपने बेगम नुसरत भुट्टो को इसका कल फैसला सुना रहे हैं, क्या आपने जनरल ज़िया को आइन में तरमीम का अख्तियार दिया है? उन्होंने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो असम्बली नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप घर जाएं, चूँकि आपको हम जस्टिस याकूब को हटा कर आपको लाए हैं, अगर आप अख्तियार नहीं देते तो आपको घर जाना पड़ेगा, आप चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उन्होंने डिनर छोड़ दिया, छोड़कर घर चले गए। वहां जाकर हाथ से तरमीम की फैसले में, और हाथ से वो बैठकर फैसला लिखा कि जनाब जनरल ज़िया को आइन में तरमीम का अख्तियार है। तो ये बाद में इतने अरसा के बाद जब ये मामला दोबारा आया तो जस्टिस इरशाद हसन खान, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, सही, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कोई काबिल एहतराम किरदार नहीं है पाकिस्तान की पूरी अदलिया की तारीख का, स्याह किरदार है। अब भी ये आखिर वक्त तक आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था, ये PCO जज थे, आखिर वक्त तक PCO जज थे, इन्होंने खुद आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था। और उन्होंने ये कहा था कि जनाब जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का अख्तियार है, और उन्होंने फिर उन जजों को हटाया जिन जजों ने आइन के तहत हल्फ उठाया था, और ये खुद PCO जज थे, ये खुद अपना तारीख बताएं कि उन्होंने कब आइन के तहत हल्फ उठाया था। हमारे यहाँ तमाशा होता रहा है। नहीं लगारी साहब, लेकिन जिनकी सास साहिबा जो है वो नहीं लगारी साहब, लेकिन अब ये मसला है ना, इस तरह तो फिर साकिब निसार साहब थे, जवाद ख्वाजा साहब थे, हमारे पास तो पूरी फहरिस्त है ना, हर जज का कोई ना कोई एक हिस्सा कंट्रोवर्शियल रहा है। आमिर भाई, आपकी ऑडियो का कुछ इशू था, आप वापस अब मुझे जरा उस कमेंट पे आए कि आखिर मसला है क्या, और दूसरा ये कि अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड कर सकें कि आपके ख्याल में क्या अब वाकई सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा कि एक रेड मार्किंग हो जाएगी हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी? सर क्विकली इस पे अगर आपका रिस्पॉन्स आ जाए। देखें, मैं बस इस पे ये बताऊंगा कि उस वक्त PTI, फौज और अदलिया मिलकर इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, तो आज ये नजर आ रहा है कि उस वक्त की अदलिया के मुकाबले में, चूंकि PTI को अब आप दूसरी तरफ रख लें, तो ये लगता है कि जैसे अदलिया का कोई किरदार नहीं है और वो किसी और के दबाव में काम कर रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस कह रहे हैं और उनके साथ अथर मिनल्ला कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं दबाया। ठीक है जी, यही बात कर रहे हैं ना। मेरे हिसाब किताब में अगर इस मामले को ठीक करना है तो अदलिया में इंडक्शन को ठीक करना होगा। ये जो चैम्बरों के चचा भतीजे इकट्ठे कर लेते हैं ना अदालतों के अंदर, ये सबसे बड़ा किरदार है, सबसे बड़ी बुराई की जड़ है कि आप फलां चैम्बर के जज बन गए। ये PN नहीं भर्ती होने देते इश्तिहार दिए बगैर। ये लाइन इफ्तिखार चौधरी साहब की, मैं आखिरी बात जी सुन रहा था लगारी साहब की, बिल्कुल ठीक बात है कि जब अगर 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट को एक अच्छा किरदार मिल गया था कि जजों को आपने चेक करना है, तो वो उन्होंने जबरदस्ती यूसुफ रजा गिलानी से 19वीं तरमीम कराई, जिसके तहत वो पार्लियामेंट एक बेवकत कमेटी बन गई जिसने सिर्फ स्टैंप करना है और भेज देना, उनका इख्तियार कोई नहीं है। ये हाई कोर्ट के जजेस की इंडक्शन और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इंडक्शन पब्लिक होनी चाहिए, लोगों से राय लेनी चाहिए। मैं कहता हूं आधे लोग नाम देना छोड़ देंगे कि हमें जज ना बनाए। ये जो बड़े बड़े सीनियर वकला हैं जिनके एक एक चैम्बर के 8-8 वकील भर्ती हुए हैं, ये है सबसे बड़ी तबाही। जब तक आप मेरिट पे जज नहीं लाएंगे
आप जो मर्जी करते रहे, ये सब देर असर आते रहेंगे। अच्छा, मेरिट की जो अब आएगा आपने मेरिट पे वो बिल्कुल ठीक। फैसले की मेरिट की बात भी कर सकेगा। अच्छा, मेरिट ये की बात ये जो बिल्कुल ठीक। अगर फैसला करना है हाँ, हाँ। चीफ जस्टिस काजी फायजी शक हो तो इंडक्शन को जी, जी, जी। क्लियर करना होगा। जी। देखिए पंजाब के अंदर ख्वाजा हाँ। शरीफ साहब ने, लेली मरहूम मैं ने, नहीं, मैं जो आपकी तरफ पब्लिक आती सर्विस हूँ। कमीशन से आमिर जज भाई, भर्ती होते आमिर थे ना, भाई, सिविल जज, मैं वापस वो भी आपकी हाई तरफ कोर्ट आती ने हूँ। खुद ले लिया, जी, अपना जी। टेस्ट खुद कंडक्ट करते ठीक, हैं। ठीक। ये कोई तरीकाकार नहीं है। अच्छा, नहीं, वैसे अब आपकी टर्न थी नहीं, लेकिन आप जो भी पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली कर दे, फिर मैं एजाज की तरफ जाती हूँ। जी, फरमाइएगा। देखिए बात यह है कि ये बात ठीक कह रहे हैं राना साहब कि बिल्कुल जो है इंडक्शन का तरीकाकार ठीक होना चाहिए, लेकिन ये बात भी करनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ने खत लिखा है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, पेशावर हाई कोर्ट कह रही है, लोअर जुडिशरी कह रही है कि मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत होती आई है, और इसको बंद करने के लिए उस सियासी सेल को बंद करने की बात करनी चाहिए जो मुदाखलत करते हैं, जो धमकियां देते हैं, जो लोगों को उठाते हैं, जो लोगों के कमरों में कैमरे लगाते हैं, उसके ऊपर बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके तो इस सिस्टम को जो है ठीक करने के लिए हर तरफ ये खिला है कि फिर जो है मुल्क के अंदर जो है अच्छा, आगे लेकिन जो है नहीं, मैं इस वो पे रूल ऑफ वापस लॉ की आपका जो है टेक बरकत लेती की हूँ हो ना। ये तो अब अजीब सी बात है ना कि उन्हीं के ऊपर हम एतराज कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात भी उनसे करने। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ एजाज। ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाइब्स आ रही हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, अगर करने हुए खुलकर करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे। अब तनकीद का हदफ भी इदारे हैं, लेकिन आपने मुज़ाकरात भी उनसे करने, हुकूमत को आप सुपरसीड करके चले जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है फिर? जी एजाज, आपसे पूछ रही हूँ। जी, जी। मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें ना, ये जो बात है हमारी अदलिया के कंडक्ट की, हम ना असल में आधी बात करते हैं। जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने आवाज़ उठाई थी उस वक्त जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी नज़र में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की कोई वक़्त नहीं थी, वो झूठ बोल रहे थे, उनका अच्छा किरदार नहीं था। अब दूसरे जजेस ने उठाया तो नून लीग और बाकी जमातें जो हुकूमत में, वो उन जजेस के बारे में बिटवीन द लाइंस एतराज़ कर रही हैं। तो यहाँ पर कार्रवाई क्या होती है? तेरा जज मेरा जज, यानी कि अगर आप हुकूमत में हैं और आपकी हुकूमत के दौरान किसी एक जज ने खुलकर बात की और बताया कि उन मुदाखलत की जा रही है, तो आप उस जज को बुरा भला कहेंगे, उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर देंगे। काजी फायजी साहब के दौर के खिलाफ रेफरेंस इन्होंने दायर कर दिया था इमरान खान साहब ने। जब मौजूदा हुकूमत के दौर में 6 जजेस को बात करेंगे या उनमें से कोई एक जज परमानेंट अंदाज में बात करेगा, तो मौजूदा जो हुकूमत है उसके लोग उस जज के बारे में लेकिन क्वेश्चन रिफ्रेज कर देती हूँ ना। वो ये नई बात कर रहे थे कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आखिर अदारे क्यों असरअंदाज होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ये किया था कि फिर भी पीटीआई आखिर एस्टेब्लिशमेंट से ही बात क्यों करना चाहती है? जब आप उन्हीं से नाला हैं तो बात भी आप उन्हीं से करना चाहते हैं, तो वजह क्या है इसकी? वो हुए बीमार जिसके सबब उसी इत्तार के लोने से दुआ लेते हैं। मामला ये है कि ये जो पीटीआई है ना, मैं खान साहब के बारे में ना अब आप ये बात नहीं करेंगे कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा मसला है, मेरी लड़ाई उनसे है, मैं मुल्क में सिविलियन बालादस्ती की बात करूंगा। दूसरी तरफ कमेटी बना देते हैं कि जी मैंने बात करनी है तो सियासतदानों से बात नहीं करनी, उनसे बात करनी है, कि इन सियासतदानों की वक़्त नहीं है। असल बात यह है कि खान साहब के इस रवैये ने किसी भी सियासतदान की कोई वक़्त नहीं रहने दी। पहले तो वक़्त थी ना कि आप मिलकर बैठते थे तो आपकी बात की भी कोई अहमियत थी। अभी तो ये जो पॉलिसी इन्होंने बताई, ये खान साहब के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब को मैं कोई सियासतदान नहीं समझता हूँ। मैं जी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आसफ अली जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई हैसियत नहीं है। खान साहब तो एक नेशनल लेवल पे उनकी एक पॉपुलैरिटी है और वो भी सियासतदान वाला बिहेव नहीं कर रहे। और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि पार्टी के अंदर किसी एक बंदे की, किसी एक शख्स की जरूरत नहीं है कि वो खान साहब जो गलत कह रहे हैं उनको कहे कि भी आप गलत कह रहे हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है। तो मेरा ये ख्याल है खान साहब की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जिस रास्ते से GHQ के रास्ते से इक़्तिदार में आए थे, वो समझते हैं कि दोबारा भी इक़्तिदार में आना है तो उसका रास्ता भी रावलपिंडी। अच्छा, लेकिन अब इसमें सदाकत कितनी नहीं। वापस अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप अब अपना टेक कंप्लीट कर लें कि आखिर वजह क्या है कि पीटीआई नेगोशिएशन भी चाहती है, ट्रस्ट भी कर रही है, तो इदारों पर कर रही है। आखिर हुकूमत नून लीग की तरफ से मेरा ख्याल है कई मरतबा पैगाम गया है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो हम कर लेंगे या हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर वजह क्या है कि आप लोग जमातों के साथ क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है, जो खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि उन्होंने 3 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई है जो कि एस्टेब्लिशमेंट से बात, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने ये 3 रुकनी कमेटी जो बनाई है ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए नहीं बनाई।
बल्कि हर रोज एक बात की जाती थी कि खान साहब आप जो है वो किसी मामले के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे और किसी मामले के ऊपर जो है वो पीछे नहीं हट रहे, जैसे ठीक। धांधली वाला मामला हो या हमारे कैदियों की रिहाई, खान साहब की रिहाई, या जो मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जो जंग है उसके अंदर अगर किसी के साथ बैठकर उस मामले को हल करना है कि हमारी क्या डिमांड्स हैं, हम क्या चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए ये कहा था कि 3 रुकनी कमेटी मेरी तरफ से अगर कोई बात करेगा, ये नहीं है कि वो उस बंदे को भी इख्तियार है कि वो बात करेगा, वो करेगा, वो करेगा, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी तरफ से कोई बात करेगा तो ये 3 लोग हैं जो किसी मामले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नाम लेकर खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा, ये गलत तासर दिया जा रहा है। और इस बात की दोबारा जो है खान साहब ने इस बात के ऊपर बात की है कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात करें, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सहाफियों से ओवरऑल जो है बैठने की, या वो कहते हैं ना जी कि एक आप किस बात के ऊपर रजामंद होते हैं, या उस हवाले से उन्होंने बात की कि ये 3 लोग जो हैं ये करेंगे। बाकी ठीक। अब वो सारी गलत खबरें हैं कि खान साहब ने कोई इशारा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी या अच्छा नईम, जो है क्योंकि हम आप उसके थोड़े ऊपर से बुरी वक्त करते के लिए हैं। हमारे साथ ही हैं, मुझे लास्टली जल्दी से बताएगा कि ये गंडापुर साहब ने जो बात कही है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, सबके सामने होंगे, खुलकर होंगे, वो फिर किस पैराए में उन्होंने ये बात कही है? देखिए लोग ये जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो आप की बात है, आप तो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तमाम मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, और यही बात हर तरफ जो है वो हमारे ऊपर की जाती है कि उधर पीटीआई कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर मामले में घुसती है, जजेस को प्रेशर कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो उधर ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप के साथ ही हमारे मामला तय होंगे। तो उस ठीक। पैराए में उन्होंने बात की है कि कोई किसी जगह के ऊपर हमारी कोई भी ऐसी बात होगी तो वो खुल के होगी। ये नहीं होगा कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए जाएंगे तो हम छुपा कर जाएंगे और बाहर हम कहेंगे कि नहीं हम उनसे बात नहीं करते, तो ये गलत असर दिया जा रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब, हमारे साथ प्रोग्राम के इसी हिस्से तक मौजूद थे। इस ब्रेक के बाद आमिर इलियास राना साहब से शुरू करूंगी कि आखिर मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो फिर किसके साथ करे, और क्या वाकई हुकूमत को इस तरह इग्नोर करके मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और क्या अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में कम बैक करने की राह हमवार हो जाएगी। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करने जाती है, और अगर मुज़ाकरात के लिए जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी 2024 के, उसके बाद ये तो वाज़ेह हो गया सियासी जमातों को भी, इदारों को भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि आया उनको किस हद तक स्पेस मिलने जा रहा है। लगारी साहब, सर ये फरमाएगा कि क्या अब वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हतमी मरहले में जाएंगे, क्योंकि जो एहतजाजी तहरीक वो अब शुरू करने जा रहे हैं वो एक प्रेशर बिल्डिंग तो होगी इस हुकूमत के लिए? पहली बात तो ये कि न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हमने इनको देख लिया, इनकी कई तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। जेल भरो तहरीक नाकाम हुई, एहतजाज नाकाम हुआ। ये आप इनको बता दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अमली सियासत में इनका कोई किरदार नहीं है, ये ना कुछ कर सकते हैं। ये गमलों में पाले हुए लोग हैं। ये गमलों में हवाओं से, धूप से, गर्मी से बचाकर मुतवाज़िन हवा में रखने के लिए इनको बनाया गया था। उससे आगे नहीं चल सकते। ये मैदान में जा नहीं सकते, गलियों में जा नहीं सकते, इनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। वो अगर तमाम सहूलतें मुहैया हों और तमाम सहूलतकार मुहैया हों और फिर इनका लीडर इनके साथ चल रहा हो तो फिर ठीक है, 2-4 हज़ार आदमी आ जाएंगे, चले भी जाएंगे। लेकिन फिर वरना वो बैठे रहेंगे, ट्रोलिंग करते रहेंगे और सोशल मीडिया पर रहेंगे और कुछ नहीं होगा। एक तो ये कि तहरीक कभी भी नहीं चला सकते हैं, ये इस काबिल नहीं है कि तहरीक चलाएं। दूसरी बात ये कि गैर सियासी लोग हैं, ना इनका चेयरमैन सियासी आदमी है, ना इनकी बाकी टीम सियासी आदमी। इनको सियासत का पता ही नहीं है, सियासत को ये नहीं जानते हैं, सियासत है क्या चीज इनको नहीं मालूम है। ये सिर्फ ये जानते हैं कि जाएं, सलाम करें गेट नंबर 4 पर और उनकी हाजिरी बाजियाबी की इजाजत मिल जाए तो वहां जाएं, अपनी नाक रगड़ें और कहें इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार हासिल कर लें। क्या किया है इनको? जो कुछ भी अब तक जो कुछ भी मकबूलियत मिली है, जो कुछ भी मिला है, कहां से मिला है? हमीद गुल ने यह पौधा लगाया, शुजा पाशा साहब ने इसको परवान चढ़ाया, ज़हीरुल इस्लाम ने इनको उगाया और आगे बढ़ाया, जनरल फैज ने इनको इक़्तिदार दिलाया। अब क्या इनको चाहिए? इनको अब क्या चाहिए? कोई और जनरल फैज हमीद चाहिए, कोई और जनरल ज़हीरुल इस्लाम चाहिए, कोई और जनरल शुजा पाशा चाहिए, कोई और हमीद गुल चाहिए। ये क्या चाहते हैं? ये मुल्क के अंदर सियासत नहीं चाहते हैं, ना सियासी अमल चाहते हैं,
नहीं तो आमिर भाई ये चाहते क्या है बेसिकली? लगारी लगारी साहब ने तो मेरा ख्याल है डिबेट ही खत्म कर दी है, उन्होंने तो हिस्ट्री से लेके उनका हाल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो आपके ख्याल में सर क्या वाकई ऑप्शन क्या है? और दूसरा ये कि सर नून लीग खुद भी तो किन मसाइल का शिकार है। एक हुकूमत जो कमजोर है वो अगर ऑपोजिशन उसके सामने मजबूत हो तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए खड़ा रहना। इशू क्या एस्टेब्लिशमेंट और इनमें लड़ाई हुई है तो नहीं हुई है, तो अब रास्ता क्या है पीटीआई के लिए? वो है सियासी रास्ता के इसी गवर्नमेंट के साथ बात करे और इस गवर्नमेंट के साथ इदारे आके बैठ जाएंगे कि अगर आपको कुछ रास्ता लेना है, आपको कोई रिलीफ लेना है, कोई आपका गारंटी वारंटी देने वाला है, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर कवानीन बदलवा लेने चाहिए। आपको नया इलेक्शन अगर कभी चाहिए है, इंतखाबी इस्लाहत चाहिए हैं, अदालती इस्लाहत चाहिए हैं, जो आप समझते हैं, तो आप पार्लियामेंट को करें मजबूत। वो जो पुरानी मोहब्बत मांग रहे हैं कि पार्लियामेंट में कर्नल साहब बैठ के पूरी पार्लियामेंट को हाका करते थे, दोबारा चाहिए तो फिर उसके लिए सियासत में तो आना पड़ेगा ना वापस, फिर रियासत से बात होगी। अभी ये रियासत को घुटनों के बल अडयाला जेल में लाना चाह रहे हैं, जो नहीं आ रही इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद। अभी इनको सियासी अमल का रास्ता लेना होगा, लेकिन चूंकि खान साहब खुद अपनी पार्टी को कंफ्यूज करते हैं, हर एक को जो मिलने आता है उसको नया बयानिया देते हैं और फिर जब चाहते हैं उसको चेंज कर देते हैं। आप देखें कि जिसने पार्टी इनके हवाले की, जो इनके नाम पे आया, अपनी पार्टी पे नहीं आया, साहबजादा हामिद रजा, उसको एक दिन लॉलीपॉप दिया कि आप होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, दूसरे दिन दोबारा फिर शेर अफजल मरवत हो गए, जो कि हालांकि उनकी इन्होंने तसल्ली भी की कि आप ख्वाजा आसिफ से क्यों मिले और वादे लिए कि आइंदा आप नहीं मिलेंगे, ना एमक्यूएम से, ना पीपल्स पार्टी से, ना नून लीग से। उन्होंने कहा ओके चलें आप जाके चेयरमैन बन जाए। यानी ये क्या हो रहा है? और वो कह रहे हैं मैं रिजाइन कर दूंगा। अब उनकी भी बड़ी हुई है सुबह की। और दूसरी पार्टी के अंदर डिबेट हो रही है कि जी सारे ओहदे केपी से, पंजाब से कुछ भी नहीं देना। जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तीनों केपी से हैं, यानी उमर अयूब, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर। और सच्ची बात यह है कि उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, उनके सबके ऊपर छाए हुए हैं शिबली फराज। ये जेल का बयानिया आप यकीन मान लें, जिस दिन खान साहब को पहली सजा हुई थी, उन्होंने जेल में कहा सारों को कहो जाके बाहर निकलो। बाहर निकलने का मतलब यह नहीं था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैमिली समेत, कि हम आइन के तहत कानून और अदालतों में लड़ेंगे। खान साहब किसी सूरत में नहीं आ रहे उस रास्ते पे, आज भी नहीं आ रहे। उनका ख्याल यह है कि बराह रास्त मेरे साथ लिंकअप हो जाओ, मैं मामलात को संभाल लूं, जो उनसे संभल नहीं रहे। अच्छा, इसमें एजाज़ अब बहुत से सवालात हैं। ख़ुद खान साहब की पॉलिसी लाइन कुछ और है, बाकी जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं बाहर आकर कुछ और बात करते हैं, सबकी डायरेक्शन कोई क्लियर नज़र नहीं आती है। लेकिन आपके ख्याल में क्या वाकई इस सिनेरियो को सामने रखते हुए क्या इदारे और हुकूमत दोनों चाहेंगे कि अपोजिशन को कन्विंस कर सकें कि हुकूमती मामलात चलाए जा सकें? देखिए सना, अगर आपने नेशनल असम्बली का और सेनेट के आखिरी इजलास देखे हों तो कहीं कोई ना कुछ तो हुआ है कहीं। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली का आखिरी इजलास चलने दिया है और किस तरह अच्छे बच्चों की तरह उनके अरकान बैठे रहे। फिर सेनेट में शिबली फराज साहब ने किस तरह अच्छे बच्चों की तरह तकरीर की है और किस तरह पॉजिटिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पूरा ऐवान चलने दिया है। उससे पहले तो बात ही नहीं करने देते थे। तो असल बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उनके मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर अराकीन वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, वो राब्ते में हैं, कॉम्प्रोमाइज़ है। और इमरान खान साहब की पॉलिसी कुछ और है। वो इमरान खान साहब काफ़ी हद तक तसादम की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, लेकिन ये जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये समझते हैं इमरान खान साहब की पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन ये इमरान खान साहब को चैलेंज करने के हक़ में नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो इधर वो हुकूमत को भी इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि कमेटियां आपको पता है नेशनल असम्बली की और सेनेट की, उनका डिसीजन होने जा रहा है, तो ज़रा कमेटियां होंगी तो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, नौकर चाकर मिलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। लेकिन वो पब्लिक अकाउंट कमेटी तो एक बंदे का मसला है ना, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको 11-12 कमेटियां तो सेनेट की मराहत चाहिए, वो उन बंदों को मराहत मिलेंगी। अच्छा, इस हुकूमत की क्या पोजीशन है एजाज आपके ख्याल में? अभी शहबाज शरीफ साहब एफर्ट भरपूर कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता यह है कि मईशत के फैसले कहीं और हो रहे हैं। औरंगजेब साहब को लाना, फिर उनका IMF के साथ डील करना, बज़ाहिर ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर पोजीशन पर नज़र आती है। देखिए, ये जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून तो इसमें नहीं है। देखिए, जिस हुकूमत के पास ना दाखिला अमूर है,
ना खारजा अमूर हैं, मोहसिन नकवी साहब ठीक उनके है, अंडर नहीं है ना आपके ख्याल में? खजाना के अमूर हैं। देखिए मोहसिन नकवी साहब उनके अंडर ही आते हैं, लेकिन आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल। ठीक है, ना किसको ही जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके वो ख्याल वो में? एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। establishment को represent तो आपके ख्याल में बेसिकली शहबाज शरीफ साहब भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर जरूरत क्यों पेश आई नून लीग को ये हुकूमत लेने की? देखिए ऑप्शन नहीं थी, जो असल बैटलफील्ड थी वो पंजाब थी, और अनफॉर्चुनेटली पंजाब में भी नून लीग को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकी। मेरी और आमिर भाई की काफ़ी बहस होती थी मुनीब भाई के शो में, और आमिर भाई मेरे बड़े भाई हैं और हम तो सच्ची बात है हमारे सीनियर हैं, इनसे सीखते आए हैं। तो मैं आमिर भाई को उस वक्त भी कहता था कि नून लीग जब मैदान में जाएगी तो लग पता जाएगा। आमिर भाई ज़रा बड़े हैं, हम उनकी बात सुन भी लेते हैं। ये इलेक्शन से पहले ये वाइब्स थी कि नून लीग को परफॉर्म नहीं कर सकेगी। नहीं, इलेक्शन से पहले मेरी और आमिर भाई की मुनीब के शो में ये बातें हुई हैं, सही, और जाहिर है चूंकि हमारे बड़े भाई हैं हम इनकी सुन भी लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये अब थोड़ा सा लगारी साहब, सर अगर नून लीग के ऊपर आपका थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले, कि सर नवाज शरीफ साहब को सदर बनाने जा रहे हैं, मरियम साहब एक अलग डायरेक्शन में शहबाज शरीफ साहब मॉडल को कॉपी कर रही हैं, लेकिन खुद गवर्नमेंट के पास अगर डिलीवरेंस देखी जाए तो अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आती जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये कबल अज़ वक्त है इसके बारे में बात करना? मेरे ख्याल में अभी तक वो कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुआ है जो एक लीड लगाई थी अखबारात में एक दिन पहले इलेक्शन से, बल्कि इलेक्शन वाले दिन भी थी शायद, के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो जो है अभी तक वो कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब अलग परेशान हैं, इसलिए वो उनके ऊपर चेक रख रहे हैं। यहाँ भी इसाक डार को ये असाइनमेंट दे दें, सराना सनाला को ये असाइनमेंट दे दें, देख लीजिएगा कल ना किसी और को भी हो जाएगा, मियाँ जावेद लतीफ़ भी कहीं से आ जाएंगे, कोई और भी आ जाएंगे जो बात कर रहे हैं, और ये सारा कुछ रहेगा। और ये बताया ये जाएगा कि जनाब जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसमें हम इतने ही शरीक हैं जितने हम नज़र आ रहे हैं, जो हम नज़र नहीं आ रहे हैं उसमें हम शरीक नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शो नहीं है। पहले हम समझते थे कि दोनों भाइयों में कभी भी इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये बातें अब हमारे सामने आ रही हैं। मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ और दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और मैं दोनों के नुक्ता नज़र को भी समझता हूँ, दोनों के जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रवैये हैं उनको भी मैं समझता हूँ। और वो जो हैं अब एक पेज पर नहीं उस तरह से नहीं रहे हैं जैसे माजी में हुआ करते थे। अब उनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मियाँ शहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने चेक भेज रहे हैं कि जनाब इनको भी रखना है और इनको भी रखना है, और आगे फिर ये कि तंजीम मेरे हवाले करो वापस। और देख लें पूरे के पूरे पस मंजर में, इस पूरे के पूरे मंजरनामे के अंदर आपको एक शख्स मिसिंग नजर आएगा इलेक्शन से भी पहले से अब तक, वो अपने तौर पर कोई काम कर रहा है, वो नाम है हमजा शरीफ का। और हमजा शरीफ की पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत गहरी जड़ें हैं, पार्टी में भी और तंजीम में भी, और वो कुछ और काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो ये सर चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ें जरूर हैं उनकी सर, लेकिन इस वक्त पंजाब में जो रूल करने का सिस्टम है वो मरियम साहबा के हाथ में। अब देखना होगा कि खुद मुस्लिम लीग नून किस तरीके से कॉम्पिटिशन को वापस रिवाइव कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, एजाज सईद साहब। इससे पहले हमारे लियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।